माय डियर स्टूडेंट, कलेक्टिव प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन, हम इसमें क्या क्या स्टडी करेंगे? हम इसकी डेफिनेशन स्टडी करेंगे, हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे, वाई सम प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड कलेक्टिव प्रॉपर्टीज, ये मैं आपको सारा समझाऊंगा। फिर हम कुछ कॉन्स्टेंट्स पढ़ेंगे और लास्ट में हम पढ़ेंगे कंडीशन नेसेसरी टू स्टडी द कलेक्टिव प्रॉपर्टीज। तो पहले हम आगाज करते हैं डेफिनेशन ऑफ कलेक्टिव प्रॉपर्टीज। कलेक्टिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, इसकी डेफिनेशन देखें। These are properties of a solution which depends upon the number of solute and solvent particles, particles से मेरी मुराद यहां पे molecules और ions, and are independent of nature of solute। दो चीजों पे फोकस करना है हमने कि collective properties they depend upon the number of solute and solvent particles, and they are independent of the nature of the solute। यानी they depend upon number of solute and solvent particles and they are independent of the nature of solute। ये मेन बात है। collective properties depend upon the number of particles in the solution, number of particles, they do not depend upon the type of particle। type of particle पर डिपेंड नहीं करती, number of particles पर डिपेंड करती। बिल्कुल डेमोक्रेसी की तरह, जैसे कि हम डेमोक्रेसी में लोगों को गिनते हैं, तोलते नहीं। हम लोगों की तादाद उस पर डिपेंड करते हैं, जिसमें जो कैंडिडेट ज्यादा वोट लेता है वो विन कर जाता है। दिस वन इज डेमोक्रेसी। अब ये नहीं देखा जाता कि किस किस ने उसको वोट डाला, तो यहां पे नंबर काउंट हुए, टाइप काउंट नहीं होती। बिल्कुल डेमोक्रेसी की तरह कलेक्टिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन का भी सेम बिहेवियर है। अब आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, आपने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, आज हम कलेक्टिव प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं। कलेक्टिव प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं? मैं पहले आपसे ना एक एमसीक्यू स्टूडेंट पूछता हूं। एमसीक्यू है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट collective प्रॉपर्टी। मैं ऑप्शन ए पे लेता हूं डेल्टा टी बी, ऑप्शन बी लेता हूं वेपर प्रेशर, ऑप्शन सी लेता हूं पाई, ऑप्शन डी लेता हूं डेल्टा पी। इन फोर में से कौन सी कलेक्टिव प्रॉपर्टी नहीं है? माय डियर स्टूडेंट, मैं यहां कलेक्टिव प्रॉपर्टीज लिखूंगा, आप उससे इसका अंदाजा लगा सकते हैं। कलेक्टिव प्रॉपर्टीज बताने से पहले ना, ये जो लफ्ज कलेक्टिव है इसके मीनिंग क्या है? माय डियर स्टूडेंट, कलेक्टिव के मीनिंग में आपको दो तरह से समझाऊंगा। अगर हम कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि द वर्ड कलेक्टिव इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ग्रीक, और ग्रीक में ये कॉलीगेटिस से डिराइव किया गया। कॉलीगेटिस इसका मतलब होता है कलेक्टेड टुगेदर। लेकिन बाज बुक्स कहती हैं कि द वर्ड कलेक्टिव इज डिराइव्ड फ्रॉम टू लैटिन वर्ड, और वो जो दो लैटिन वर्ड्स हैं, एक है को, आप जानते हैं को मीन टुगेदर, एंड द सेकंड वन इज लिगेर, LIGERE। लिगेर मीन टू बाइंड। तो दोनों बातें मैंने, ग्रीक कलेक्टिस मीन कलेक्टेड टुगेदर, and in Latin the word collective is derived from two words, co, together, and ligere mean to bind। ये मैंने आपको मीनिंग बताया। अब हम बढ़ते हैं। कलेक्टिव प्रॉपर्टीज सिर्फ 4 हैं। फॉलोइंग अ 4 कलेक्टिव प्रॉपर्टीज ऑफ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन। पहली कलेक्टिव प्रॉपर्टी जो हम स्टडी करेंगे, दैट इज नंबर वन, दिस वन इज lowering of vapor pressure।
लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको हम ना डेल्टा पी से पीछे पढ़ के आए, राउट्स लॉ में हम इसे डेल्टा पी से पढ़ के आए। तो वेपर प्रेशर इज नॉट ए कलेक्टिव प्रॉपर्टी, बट लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कलेक्टिव प्रॉपर्टी। नंबर 2, दूसरा हमारे पास आ गया एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इसको मैं डेल्टा टी बी से रिप्रेजेंट करता हूं। स्टूडेंट शुड बी केप्ट इन माइंड, बॉइलिंग पॉइंट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी, बट elevation of boiling point is a collective property. Similarly, number 3 पे you have depression of freezing point. It is represented by delta TF. Again, it should be kept in mind, freezing point is a physical property, but depression of freezing point is a collective property. And we have number 4, osmotic pressure. It is represented by pi. So my dear student, these are 4 collective properties. और मैंने आपको जो MCQ दिया था, delta TB elevation of boiling point collective property, pi osmotic pressure a collective property, delta P lowering of vapor pressure a collective property, but vapor pressure is not a collective property. So your answer should be vapor pressure. ये आपका। एक और चीज, ये इख्तलाफ वाली बात है। हमारी बुक में और बहुत सारी बुक्स में यह लिखा हुआ है कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कलेक्टिव प्रॉपर्टी, और मैं इसी को ही कलेक्टिव प्रॉपर्टी कंसीडर कर रहा हूं। लेकिन कुछ बुक्स में लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बजाय रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उसको कलेक्टिव प्रॉपर्टी कहा गया। यानी डेल्टा पी नहीं, बल्कि डेल्टा पी ओवर पी नॉट, दिस वन इज कॉल्ड रिलेटिव कलेक्टिव प्रॉपर्टी। इसको उन्होंने कलेक्टिव प्रॉपर्टी कहा, बट इन आवर बुक लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कलेक्टिव प्रॉपर्टी। स्टूडेंट, एप्लीकेशंस ऑफ कलेक्टिव प्रॉपर्टी, हमारी सराउंडिंग में बहुत ऐसे फिनोमिनन हैं जिसमें कलेक्टिव प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व होती है। जैसे कि स्टूडेंट, यू नो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, while the freezing point of water is 0 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन अगर आप वाटर में सोडियम क्लोराइड डालते हैं, यू विल हैव अ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। द एडिशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इंक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड डिक्रीजेस द फ्रीजिंग पॉइंट। अब इस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 100 से बढ़ जाएगा और इसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 से कम हो जाएगा। सिमिलरली, you are advised to add the ethylene glycol in water in car radiator while driving at hill station. जब आप किसी पहाड़ी इलाके में सफर करते हैं तो कहा जाता है कि गाड़ी के रेडिएटर में पानी के अंदर एथिलीन ग्लाइकोल मिलाएं। देयर एथिलीन ग्लाइकोल एक्ट एज एंटीफ्रीज। एक और चीज, माय डियर स्टूडेंट, वी यूज सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड। We use sodium chloride and calcium chloride to clear the snow from roads. क्यों? In this case, sodium acts as de-icing agent. Sodium chloride or calcium chloride they decreases the freezing point of ice, और इस तरह जो बर्फ है वो आसानी से रिमूव हो जाती है। These are various applications of collective properties in our surrounding. But in chemistry, the study of all collective properties help us to determine, number one, it helps us in the determination of molecular masses. स्टूडेंट, हम ना ग्लूकोज की मैं बात कर रहा हूं, C6H12O6, दिस वन इज अ ग्लूकोज। अगर मैं आपसे कहूं कि ग्लूकोज का मोलेकुलर मास क्या है, तो आप कैलकुलेट करके कहेंगे, आप कहेंगे जी 180 मोलर मास, मोलेकुलर मास, ग्राम पर मोल।
ये मोलर मास है ग्लूकोज का। अब मैं कहता हूं ये जो आपने कैलकुलेट किया ना, इसको प्रैक्टिकली वेरीफाई करो, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करो। तो you can verify this molecular mass with the help of study of collective property. Number 2, collective properties used to develop ionization theory. इसके डेवलपमेंट में भी ये हमें हेल्प आउट करती है। स्टूडेंट, ये हमारी इब्तदाई कुछ बातें थी। हम आगे बढ़ते हैं। We have some properties are called collective properties. ये जो मैंने कुछ प्रॉपर्टीज आपको गिनवाई ना, 4 प्रॉपर्टीज गिनवाई, इनको हम कलेक्टिव प्रॉपर्टीज क्यों कहते हैं? मैं आपको ना इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूं। माय डियर स्टूडेंट, देखिए मेरे पास इस बीकर में वाटर है। ये बीकर है, इसमें मैं वाटर को लेता हूं। मेरे इस डिस्कशन में वाटर विल एक्ट एज सॉल्वेंट। आप इसको 760 टॉर पे लेते हैं। दिस वन इज द एक्सटर्नल प्रेशर। माय डियर स्टूडेंट, इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट एट 760 एक्सटर्नल प्रेशर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर is 0 degrees centigrade, while at this external pressure the boiling point of water that is 100 degrees centigrade. और एक और भी बात इसमें ऐड कर लो स्टूडेंट्स, अगर आप वाटर को 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेते हैं, दिस वन इज द रूम टेम्परेचर, तो इस टेम्परेचर पर जो वाटर का वेपर प्रेशर है ना, दैट इज 23.8 टॉर। दिस वन इज द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं इस केस में जो आपको डिस्कशन जो चीज आपके साथ शेयर करूंगा, डिस्कस करूंगा, मैं इसमें वाटर को बतौर सॉल्वेंट लूंगा। ये बातें आपने ज़हन में बिठानी है। अब मैं काम क्या करता हूं स्टूडेंट, मैं ना 3 सॉल्यूट लेकर मैं उनका 0.1 मोलर सोल्यूशन तैयार करता हूं, और फिर उस सोल्यूशन का मैं 1 by 1 बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर मालूम करता हूं। अब देखिए मैं सॉल्यूट कौन कौन से लूंगा। सॉल्यूट में मैं स्टूडेंट लूंगा 3 में सॉल्यूट लूंगा। एक में लेता हूं यूरिया, एक में लेता हूं ग्लूकोज, और एक में लेता हूं सुक्रोज। ये तीनों जो हैं, दीज आर सॉलिड सॉल्यूट, दीज आर नॉन वोलाटाइल, एंड दीज आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। सॉलिड हैं तीनों, नॉन वोलाटाइल, they don't convert into vapors. Non-electrolyte, when they dissolve in water, they do not ionize. आइंस में कन्वर्ट नहीं होते, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब अगली बात, ये जो यूरिया है, अगर आप 60 ग्राम यूरिया लेते हैं, दिस वन इज 1 मोल ऑफ यूरिया, और यू नो इन 1 मोल यू हैव एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। आप 180 ग्राम ग्लूकोज लेते हैं, दिस वन इज 1 मोल ऑफ ग्लूकोज and it has Avogadro number of particles, Avogadro number of molecule. Similarly, अगर आप 342 ग्राम सुक्रोज लेते हैं, this is 1 mole of sucrose. आप तीनों का मोलर मैस आपको नोट होना चाहिए। यूरिया का मोलर मैस 60, ग्लूकोज का मोलर मैस 180, सुक्रोज का मोलर मैस 342, और अगर आप इसकी इतनी मिकदार लेंगे, दैट इज 1 मोल ऑफ ईच सॉल्यूट। अगर मैं 60 ग्राम की बजाय अगर मैं 60 ग्राम के बजाय इसका 10 गुना कम लूं, यानी मैं 6 ग्राम लूं, तो बेटा जी आप इधर भी 10 गुना कम करेंगे, दैट विल बी 0.1 मोल। अगर 60 ग्राम यूरिया 1 मोल है, तो 6 ग्राम यूरिया क्या होगा? 0.1 मोल। अगर 180 ग्राम ग्लूकोज 1 मोल है, तो इसका 10 टाइम्स आप क्या लेंगे? दैट इज 18 ग्राम। तो 18 ग्राम ग्लूकोज इज 0.1 मोल। अगर 342 ग्राम सुक्रोज 1 मोल है, तो आप इसका 34.2 ग्राम ले लें, दिस विल बी 0.1 मोल। 3 चीजें आ गई हमारे पास, 3 डिफरेंट सॉल्यूट्स आ गए। दीज सॉल्यूट्स आर नॉन वोलेटाइल, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। आपने इनका एक मोल कितना होता है
और 1 मोल के अंदर एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल। फिर आपने तीनों का 0.1 मोल लिया और 0.1 मोल में अगर 1 मोल में 1 मोल पार्टिकल 6.022 क्रॉस 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ये तमाम मोलेकुलर कंपाउंड है मॉलिक्यूल्स। और जब मैं इनका 0.1 मोल लेता हूं तो बेटा जी ये 23 के बजाय 22 हो जाएगा। तो यू हैव 6.022 क्रॉस 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। अगर ये बातें आपके पल्ले पड़ेंगी ना, ये बातें आपको समझ आएंगी तो फिर मैं ये आगे समझा सकूंगा। अब मैंने क्या करना है, मैं यहां पे 3 बीकर्स लूंगा। हर बीकर के अंदर, बीकर ए, बीकर बी, बीकर सी, हर बीकर के अंदर मैंने 1 kg वाटर लूंगा। इट मींस कि तीनों बीकर में अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट सेम है। अब मैं क्या करूंगा, मैं पहले बीकर में 6 ग्राम यूरिया ऐड करूंगा एंड यू नो 6 ग्राम यूरिया इज 0.1 मोल यूरिया। अब मेरे पास ये सॉल्यूशन जो बनेगा, दिस वन इज 0.1 मोलर यूरिया सॉल्यूशन। मोलैलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज 0.1। बीकर बी में मैं क्या करूंगा, इसमें मैं 18 ग्राम ग्लूकोज ऐड करूंगा। जब मैं 18 ग्राम ग्लूकोज ऐड करूंगा मेरे पास ये जो सॉल्यूशन बनेगा दिस इज आल्सो 0.1 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन। बीकर सी के अंदर मैं 34.2 ग्राम सुक्रोज ऐड करूंगा, आई मीन 0.1 मोल सुक्रोज ऐड करूंगा एंड दिस सॉल्यूशन इज 0.1 मोलर सॉल्यूशन। आई मीन तीनों जो सॉल्यूशन है तीनों की मोलैलिटी सेम है और तीनों 0.1 मोलर सॉल्यूशन है। अब कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। पहली बात, तीनों सॉल्यूशन में सॉल्यूट डिफरेंट है, एक में यूरिया, एक में ग्लूकोज, एक में सुक्रोज। तीनों सॉल्यूशन के अंदर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मुख्तलिफ है। 6 ग्राम इन केस ऑफ सॉल्यूशन ए, 18 ग्राम इन केस ऑफ सॉल्यूशन बी एंड 34.2 ग्राम इन केस ऑफ सॉल्यूशन सी। लेकिन एक बात याद रखना, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मुख्तलिफ है, नेचर ऑफ सॉल्यूट मुख्तलिफ है, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट सेम है। इस सॉल्यूशन ए में सॉल्यूट पार्टिकल्स की तादाद 6.022 10⁻22 मॉलिक्यूल्स, बी में इतने और सी में भी 6.022 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। आई मीन तीनों जो सॉल्यूशन है मोलैलिटी सेम होने का मतलब है कि तीनों सॉल्यूशन में सॉल्वेंट और सॉल्यूट पार्टिकल्स की तादाद सेम है। हां, तीनों सॉल्यूशन में नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल डिफरेंट है। तो मैं नेचर की तो बात ही नहीं कर रहा। कलेक्टिव प्रॉपर्टीज दे आर कंसर्न विद द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन। दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर, टाइप ऑफ द, उस पर डिपेंड नहीं कर रहे। अब हमने क्या करना है, हमने ना 1 by 1 तीनों सॉल्यूशन जो है उनका वेपर प्रेशर लेना है, हमने तीनों सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट लेना है, हमने तीनों सॉल्यूशंस का 1 by 1 बॉइलिंग पॉइंट लेते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, जब हम पहले सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर लेते हैं तो इसका वेपर प्रेशर आता है 23.75 टॉर, दूसरे सॉल्यूशन का 23.75 टॉर, तीसरे सॉल्यूशन का 23.75 टॉर। आई मीन तीनों सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सेम है। वाटर का वेपर प्रेशर क्या था 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, यस 23.8, और ये जो सॉल्यूशन बने इनका वेपर प्रेशर तीनों का 23.75 टॉर है। तीनों सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट -0.186 डिग्री सेंटीग्रेड और तीनों सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दैट इज 100.052 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जरा इन बातों को देखिएगा, मैंने ये जो तीनों 0.1 मोलर सॉल्यूशन बनाए, इनका वेपर प्रेशर आपके पास आ गया एट 25 डिग्री 23.75 टॉर। और वाटर का वेपर प्रेशर क्या था, वाटर का वेपर प्रेशर था 23.8 टॉर। इसका मतलब है सॉल्यूट ऐड करने से वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ। कितना कम हुआ, आप 23.8 से इसको माइनस कर दें तो जो कमी आई दैट इज कॉल्ड डेल्टा पी, और जो डिक्रीज आया स्टूडेंट दैट इज 0.05 टॉर। ये आया, और ये जो डिक्रीज आया ना, ये डिक्रीज तीनों सॉल्यूशन के लिए सेम है क्योंकि तीनों सॉल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम थे। अब दूसरी बात,
अगर आप फ्रीजिंग पॉइंट की बात करो, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये तीनों सॉल्यूशन है, इनका फ्रीजिंग पॉइंट देखेंगे तो वो है -0.186 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब है अब 0 से इसको माइनस करेंगे तो आपके पास जो फ्रीजिंग पॉइंट कम हुआ, पहले 0 था, अब 0 से कम हो गया ड्यू टू एडिशन ऑफ सोल्यूट, जो कम हुआ उसे हम कहते हैं डेल्टा TF, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, एंड दैट इज 1.186 डिग्री सेंटीग्रेड। माय डियर स्टूडेंट, ये जो डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट है ये तीनों सॉल्यूशन के लिए सेम है। क्यों सेम है? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज अ कलेक्टिव प्रॉपर्टीज एंड इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन। चूंकि तीनों सॉल्यूशन में पार्टिकल्स की तादाद सेम है, लिहाजा तीनों सॉल्यूशन की डेल्टा TF सेम है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट सेम है। सिमिलरली अगर आप बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड एट 760 torr, while the boiling point of these three solutions, 0.1 molar solution, that is 100.052 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना, इसका मतलब वो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, फ्रीजिंग पॉइंट कम हुआ, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, वेपर प्रेशर कम हुआ। कितना बढ़ा? आप इस वैल्यू से इसको माइनस कर दें तो जो चेंज आई दैट इज कॉल्ड डेल्टा TB, दैट इज कॉल्ड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एंड दिस वन इज 0.052 degree centigrade. My dear student, these are collective properties. ये हैं collective properties. They show the common behavior. अगर नंबर ऑफ सोल्यूट, मैं जिस बात पे बार बार आपको याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं ना, अगर सॉल्यूशन में सोल्यूट पार्टिकल्स की तादाद सेम है तो कलेक्टिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू भी सेम आएंगी। कलेक्टिव प्रॉपर्टीज डू नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सोल्यूट। सोल्यूट यूरिया हो, सोल्यूट ग्लूकोज हो, सोल्यूट सुक्रोज हो, नेचर पे डिपेंड नहीं कर रही, नंबर पे डिपेंड कर रही। अब आगे बढ़ो, मैं एक और काम करता हूं। माय डियर स्टूडेंट, मैं अब ना दोबारा 3 बीकर लेता हूं। अब मैं ना 1 मोलर सॉल्यूशन बनाने के लिए जा रहा हूं, बीकर A, बीकर B, बीकर C। तीनों बीकर में मैं 1 kg वाटर ईच वो लेता हूं। वाटर विल एक्ट एज सॉल्वेंट है। अब मैं यूरिया 1 मोल डालूंगा और 1 मोल यूरिया 60 ग्राम, यानी बीकर A में मैं 60 ग्राम यूरिया डालता हूं, बीकर B में मैं 180 ग्राम ग्लूकोज दैट इज 1 मोल वो ऐड करता हूं, और बीकर C में मैं 342 ग्राम सुक्रोज ऐड करता हूं। अब मैंने सोल्यूट की अमाउंट मुख्तलिफ है, सोल्यूट की नेचर मुख्तलिफ है, अमाउंट 60 ग्राम, 180, 342, अमाउंट मुख्तलिफ है, नेचर मुख्तलिफ है सोल्यूट मॉलिक्यूल, बट नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन आर सेम। पहले जो आपके पास सॉल्यूशन है इसमें सोल्यूट पार्टिकल्स एवोगैड्रो नंबर, B में सोल्यूट पार्टिकल्स एवोगैड्रो नंबर, C में सोल्यूट पार्टिकल्स एवोगैड्रो नंबर। इट मींस तीनों सॉल्यूशन में नंबर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स आर इक्वल। अब आप क्या करें? आप इन तीनों का वेपर प्रेशर लें, आप इन तीनों का बॉइलिंग पॉइंट लें, आप इन तीनों का सॉल्यूशंस का फ्रीजिंग पॉइंट लें। मैं बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट की बात करता हूं। देखो, अब अगर आप तीनों सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट लेते हैं, दिस वन इज द फ्रीजिंग पॉइंट, अगर आप तीनों का फ्रीजिंग पॉइंट लेते हैं तो द आंसर इज -1.86 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर विल फ्रीज at 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बट द 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, यूरिया एंड सुक्रोज, ये जो सॉल्यूशन है ये इस टेम्परेचर पे, यानी फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया। कितना कम हुआ? डेल्टा TF कितना कम हुआ? आप उसके लिए क्या करेंगे? आप 0 पे जितना फ्रीजिंग पॉइंट है ना, ये जो फ्रीजिंग पॉइंट प्योर वाटर का वो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन 1 मोलर सॉल्यूशन ये है -1.86। तो माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस। तो आपके पास ये क्या आ गया? आपके पास आ गया प्लस 1.86 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब है कि 1 मोलर यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, इन सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है इतना कम हो गया, इतना डिप्रेस हो गया। दिस वन इज द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग। तीनों के लिए सेम। अगर आप बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट अगर आप तीनों सॉल्यूशन में 1 बाय 1 नोट करेंगे तो तीनों का सेम है, और बॉइलिंग पॉइंट है 100.52 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर मैं कहूं कि बॉइलिंग पॉइंट पहले था वाटर, प्योर वाटर का 100, और ये जो 1 मोलर सॉल्यूशंस बने इनका बॉइलिंग पॉइंट 100.52, तो बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा कितना हुआ?
वो जो इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज कॉल्ड डेल्टा टीबी, दैट इज कॉल्ड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और माय डियर स्टूडेंट, ये जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है ना, ये आपके पास 100.52 माइनस 100 दैट इज 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपके पास है। दिस वन इज अ कलेक्टिव प्रॉपर्टी, दिस वन इज अ कलेक्टिव प्रॉपर्टी। सिमिलरली आप वेपर प्रेशर भी देख सकते हैं। अगर आप इसका वेपर प्रेशर नोट करेंगे दैट इज 23.37 टॉर, माय डियर स्टूडेंट। और ये इस तरह आप इसका डेल्टा पी खुद कैलकुलेट करो कितना आएगा। डेल्टा पी कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, आप 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे वेपर प्रेशर 23.8 और अब इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर वाटर का 23.8, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 23.37, तो 23.8 से इसको माइनस कर दो तो जो आपके पास आएगा दैट इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो स्टूडेंट, ये जो आपके पास एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, दीज आर कॉलिगेट प्रॉपर्टीज। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास रिलेशन स्टूडेंट आ गया, रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड कलेक्टिव प्रॉपर्टीज। जरा इस ना रिलेशन को पहले समझे स्टूडेंट। मेरे पास अभी जो मैंने आपको समझाया, मेरे पास जो मोलैलिटी थी ना, मोलैलिटी, जब मोलैलिटी थी 0.1 मोलर सॉल्यूशन, उस वक्त डेल्टा टीबी इसकी वैल्यू थी 0.052 डिग्री सेंटीग्रेड। डेल्टा टीबी इज अ कलेक्टिव प्रॉपर्टी। जब मोलैलिटी बढ़कर 1 मोलर हो गई, 1 मोलर, तो डेल्टा टीबी की वैल्यू बढ़कर 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ। देखिए, मैं दो तरह से आपको बात समझाता हूं माय डियर स्टूडेंट। जब मोलैलिटी थी इतनी, 0.1 मोलर सॉल्यूशन था, तो इसमें सॉल्यूट पार्टिकल की तादाद थी 6.022 क्रॉस 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। और जब मोलैलिटी होगी 1 मोलर, अब इसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स की तादाद होगी 6.022 क्रॉस 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अब हो क्या रहा है, आप जब 0.1 से 1 की तरफ आते हैं ना, तो यहां पे मोलैलिटी 10 टाइम्स इंक्रीज करती है, 10 गुना बढ़ जाती है। मोलैलिटी 10 गुना बढ़ने का मतलब है कि मॉलिक्यूल्स की तादाद भी 22 से 23 10 टाइम इंक्रीज करती है। अगर मोलैलिटी 10 टाइम्स बढ़ती है तो डेल्टा टीबी की वैल्यू भी 0.052 से 0.52 होगी, यानी ये भी 10 टाइम इंक्रीज करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि जितने गुना मोलैलिटी बढ़ी उतने गुना डेल्टा टीबी की वैल्यू भी बढ़ी। तो मैं यूं लिख सकता हूं कि डेल्टा टीबी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। जितने गुना मोलैलिटी बढ़ी 10 टाइम्स, उतने गुना डेल्टा टीबी की वैल्यू बढ़ी 10 टाइम्स। अब प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म करो, तो आपके पास है डेल्टा टीबी दैट इज इक्वल टू के बी एम। हमारे पास ये एक नई चीज आ गई, के बी। अब व्हाट इज के बी, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि ये के बी क्या होता है। के बी को हम दो नाम देते हैं स्टूडेंट। के बी को हम कहते हैं मोलल बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। इसका एक और भी नाम है, दैट इज EBU LLIOSCOPIC, कांस्टेंट, अबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। KB is called molar boiling point constant और इट इज ऑल्सो कॉल्ड अबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। अब KB है क्या, इसके हमें डेफिनेशन आनी चाहिए। डेफिनेशन, माय डियर स्टूडेंट, KB को इधर रखो, ये मोलैलिटी नीचे ले आओ, तो आपके पास ये क्या आया, ये बन गया KB दैट इज इक्वल टू डेल्टा टीबी ओवर मोलैलिटी। तो जब दो चीजें ये इस तरह न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में है तो हमें टर्म यूज करता है रेशो। ऊपर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, नीचे मोलैलिटी, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे KB आई मीन अबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट इज द रेशो बिटवीन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ये खुद आप
यानी मैंने क्या कहा, आपको ये खुद आना चाहिए, इट इज द रेशो बिटवीन elevation of boiling point and molality of a solution. जितने गुना मोलैलिटी बढ़ती जाएगी उतने गुना डेल्टा टीबी की वैल्यू बढ़ती। ये पहले डेफिनेशन थी। एक और डेफिनेशन की तरफ आते हैं, वेरी सिंपल स्टूडेंट। अगर आप ना सोल्यूशन की मोलैलिटी ले लें 1 मोलल, यानी 1 मोलर सोल्यूशन ले, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, अगर मैं 1 मोलर सोल्यूशन लूंगा, यहां 1 आ जाएगा, तो इसका मतलब है डेल्टा टीबी और केबी क्या हो जाएंगे, बराबर। यानी मैं कहता हूं फॉर 1 मोलर सोल्यूशन, 1 मोलर सोल्यूशन के लिए मोलैलिटी 1, तो ये मेरे पास आएगा डेल्टा टीबी दैट इज इक्वल टू केबी। इसका मतलब है कि जो डेल्टा टीबी की वैल्यू होगी वो ही केबी की वैल्यू होगी, लेकिन कब, उस वक्त जब सॉल्यूशन की मोलैलिटी क्या होगी 1, जब 1 मोलर सॉल्यूशन होगा। आसान सी बात है। अभी जो हमने पढ़ा उसमें हमने वाटर जो है ना, वाटर अभी जो हमने डिस्कशन की उसमें हमने स्टूडेंट वाटर को सॉल्वेंट लिया, सॉल्वेंट, और जब हमने 1 मोलर सॉल्यूशन बनाया, सॉल्यूशन हमने 3 1 मोलर सॉल्यूशन बनाए थे, यूरिया का, ग्लूकोज का, सुक्रोज का, और 1 मोलर सॉल्यूशन में जो हमारे पास डेल्टा टीबी आया था वो था 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड। माय डियर स्टूडेंट, अगर 1 मोलर सॉल्यूशन में डेल्टा टीबी 0.52 है तो यही क्या कहलाता है, केबी। तो इसका मतलब हुआ कि इस केस में व्हेन वाटर इज द सॉल्वेंट, केबी इज 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड पर मोलर। अब एक और बात मैंने बहुत इंपॉर्टेंट आप तक कन्वे की, वो क्या, केबी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। केबी डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। इसका मतलब यह है कि अगर आप वाटर के बजाय कोई और सॉल्वेंट लेते हैं तो फिर केबी 0.52 नहीं आएगी, वैल्यू चेंज होती जाएगी। अब इसी तरह है, ये तो मैंने डेल्टा टीबी, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का तज़किरा किया। माय डियर स्टूडेंट, मैं यहां पे लेता हूं डेल्टा टी एफ, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। आपने पढ़ा 0.1 मोलर सॉल्यूशन, इसके लिए डेल्टा टी एफ की वैल्यू थी हमारे पास 0.186 डिग्री सेंटीग्रेड, और फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन इसकी वैल्यू बढ़ गई और ये हमारे पास आ गई 1.86 डिग्री सेंटीग्रेड। अगेन हम ना मोलैलिटी और डेल्टा टीएफ इन दोनों का रिलेशन जानना चाहते। बेटा जी, जब आपने मोलैलिटी को 10 टाइम बढ़ाया, पार्टिकल्स की तादाद 10 टाइम बढ़ी, तो डेल्टा टीएफ की वैल्यू भी 10 टाइम इंक्रीज कर रही। और कैसे पता चला, 0.186 से 1.86, यानी 10 टाइम इंक्रीज आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, वही बातें जो हमने इधर की है। हम कहेंगे कि डेल्टा टीएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, और अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म करूं तो ये आपके पास डेल्टा टीएफ दैट इज इक्वल टू के एफ एम। हम यहां पे ना के एफ जो है, के एफ को हम के बी की तरह 2 नाम देंगे। के एफ इज कॉल्ड मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। दिस वन इज ऑल्सो कॉल्ड CRYO SCOPIC, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इसके भी 2 नाम। और अगर मैं कहूं कि आप इसकी डेफिनेशन करें तो माय डियर स्टूडेंट, जैसे आपने केबी की 2 डेफिनेशंस की हैं, बिल्कुल इसी तरह आप केएफ की 2 डेफिनेशंस करेंगे। केएफ की पहले डेफिनेशन आप क्या करेंगे, केएफ को इधर करें तो मोलैलिटी नीचे आ जाएगा, तो आपके पास ये क्या बना, ये बना जी केएफ दैट इज इक्वल टू डेल्टा टीएफ ओवर मोलैलिटी। इट इज द रेशियो बिटवीन डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट एंड मोलैलिटी। और दूसरी बात, दूसरी जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल इसी तरह, अगर आप 1 मोलर सॉल्यूशन लेते हैं, फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन, अगर आप 1 मोलर सॉल्यूशन लेंगे, यहां मैं 1 पुट करूंगा
तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इस सूरत में KF दैट इज इक्वल टू डेल्टा TF। और वाटर की हमने बात की है, अगर आप वाटर एक सॉल्वेंट है, अगर आप 1 मोलर सोल्यूशन वाटर लेते हैं तो यहां पे डेल्टा TF की वैल्यू आपके पास थी 1.86 डिग्री सेंटीग्रेड, और यही वैल्यू आपका क्या कहलाता है, दिस वन इज द KF। यानी आपके पास KF क्या आया, 1.86 डिग्री सेंटीग्रेड पर मोलल। ये दो चीजें ना आपने अच्छी तरह स्टूडेंट याद करनी, एक KB दैट इज कॉल्ड मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट और एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, एंड द सेकंड वन इज KF। और एक और बात आपने जो ज़हन में रखनी है वो ये है कि अगर आपके पास 1 मोलर सॉल्यूशन होगा तो KB और KF की वही वैल्यू होगी जो डेल्टा TB और डेल्टा TF की। और एक और MCQ के लिहाज से, ये जो KB है या KF है, दे डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अगर आप वाटर की बजाय कोई और सॉल्वेंट लेंगे तो KB और KF की वैल्यू चेंज होती जाए। कैसे, जरा ये देखें, मेरे पास ये एक टेबल है, इस टेबल में मेरे पास कुछ सॉल्वेंट्स हैं और सॉल्वेंट के साथ साथ मैं उनकी KB और KF की वैल्यू ये आपको बताता हूं। हमारे पास यहां पे वाटर है, वाटर के साथ ईथर है, ईथर के साथ इथाइल अल्कोहल, एस्टिक एसिड है, एथानॉल है, बेंजीन है। इन तमाम सॉल्वेंट की KB की वैल्यू क्या होगी और KF की वैल्यू क्या होगी। अगर आप गौर से देखें, वाटर की KB की वैल्यू 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड पर मोलर, वाटर की KF की वैल्यू 1.86 डिग्री सेंटीग्रेड पर मोलर। इसी तरह आप इसमें ईथर है, आपके पास एस्टिक एसिड है, आपके पास एथानॉल है, आपके पास बेंजीन है। ये जो हमारी बुक में ये टेबल है, इसको आपने याद करना है। अगर आप KB की वैल्यू देखेंगे ना तो इसमें एस्टिक एसिड की KB वैल्यू बाकी सबसे ज्यादा है, लेकिन अगर आप KF की वैल्यू को गौर से देखेंगे तो उस केस में बेंजीन की KF वैल्यू बाकी का मुकाबले में ज्यादा है। स्टूडेंट, एक और चीज मैंने अभी आपसे जिक्र किया, मैंने कहा कि डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। अब एक इंपॉर्टेंट नुक्ते की तरफ आए। मैंने कहा कि डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, और साथ में जिक्र क्या कर रहा था, मैंने कहा था जितने गुना मोलैलिटी बढ़ती है उतने गुना कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू चेंज होती है। यानी जितने गुना मोलैलिटी बढ़ेगी उतने गुना डेल्टा TB की वैल्यू बढ़ेगी, और इसी तरह इस केस में भी यही है। लेकिन एक शर्त है, कंडीशन है, और क्या आ गया मेरे पास, कंडीशंस टू स्टडी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अगर आप इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसकी लाज रखना चाहते हैं कि जितने गुना मोलैलिटी बढ़ी उतने गुना डेल्टा TB बढ़ा, उतने गुना डेल्टा TF बढ़ा, तो फिर आपको 3 कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। पहली कंडीशन, नंबर 1, सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट। इसका मतलब है अगर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा तो फिर ये जो रिलेशन हमने लिखा है ना, ये पूरा नहीं हो सकेगा। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में सल्यूट अट्रैक्शन भी बढ़ जाती है, और उस अट्रैक्शन की वजह से बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर अफेक्ट होते हैं। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये बिल्कुल ट्रूली ओबे होगा। दूसरी बात, नंबर 2 पे, द सॉल्यूट शुड बी नॉन वोलाटाइल। ऐसा सॉल्यूट लें जो वेपर्स में कन्वर्ट ना हो। फिर ये, और तीसरी बात भी इकट्ठी कर लो, सॉल्यूट शुड बी नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब जरा गौर से ना इन चीजों की एक्सप्लेनेशन जरा गौर से सुनो। स्टूडेंट, मेरे पास ना ये बीकर है, इस बीकर में मैंने वाटर लिया, 1 kg वाटर। अब इस वाटर में मैंने 1 मोल सपोज ग्लूकोज ऐड किया। ग्लूकोज, बेटा जी 1 मोल ग्लूकोज का मतलब क्या है, मैंने इसमें 180 ग्राम ग्लूकोज ऐड किया। 1 मोल का मतलब क्या है,
मैंने ग्लूकोज के 6.022 क्रॉस 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऐड किए एंड ग्लूकोज इज द सॉल्यूट इन दिस केस। मैं जानना चाहता हूं कि जब ग्लूकोज इस सॉल्यूशन में जाएगा क्या ये सॉल्यूशन डाइल्यूट है? ये 1 मोलर सॉल्यूशन बना और माय डियर स्टूडेंट 1 मोलर सॉल्यूशन इज अ डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंपैरेटिवली डाइल्यूट। दूसरी बात, हमने सॉल्यूट क्या लिया? ग्लूकोज, एंड ग्लूकोज इज अ नॉन वोलेटाइल, दूसरी कंडीशन पूरी होगी। तीसरी बात, ये जब ग्लूकोज इस वाटर में जाएगा ये आयोनाइज नहीं होगा, इट मीन माय सॉल्यूट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब अगर आपके पास 1 मोलर सॉल्यूशन है तो इसके लिए डेल्टा टीबी की जो वैल्यू है ना, डेल्टा टीबी वो आ गई, वो आपके पास 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड आ गई। और डेल्टा टीएफ लेना चाहते हैं तो वो आपके पास आ गई, डेल्टा टीएफ ये आपके पास 1.86 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मेरे पास एक और बीकर है, इस बीकर में मैं 1 kg वाटर लेता हूं, वाटर इज सॉल्वेंट हेयर। अब इसमें मैं 1 मोल आई मीन 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड डालता हूं, NaCl। आपने सोडियम क्लोराइड के फार्मूला यूनिट कितने ऐड किए? आपने सोडियम क्लोराइड 1 मोल लिया ना, तो इसमें 6.022 क्रॉस 10⁻23 NaCl हैं। अब आपके पास ये जो सॉल्यूशन बनेगा, दिस वन इज अ डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब ये जो सोडियम क्लोराइड है ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, बट सोडियम क्लोराइड इज एन इलेक्ट्रोलाइट। जो ही ये पानी में जाएगा NaCl इट विल आयोनाइज टू गिव द सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन। ये देखा, इट विल आयोनाइजेस, it will dissociate into sodium ion and chloride ion. So this one is electrolyte. अब सोल्यूशन सोल्यूट इलेक्ट्रोलाइट है। अब क्या होगा, अगर आपने सोडियम क्लोराइड के इतने फार्मूला यूनिट ऐड किए, एवोगाड्रो नंबर, इसके अंदर पार्टिकल्स कितने होंगे? इन दिस केस द पार्टिकल्स आर आयंस, इन दिस केस द पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल। अगर 100 NaCl 2 आयन देता है तो एवोगाड्रो नंबर ऑफ NaCl 2 इंटू एवोगाड्रो नंबर। इसका मतलब है आपके पास यहां पे 2 इंटू 6.022 10⁻23 आयंस आ गए। इधर पार्टिकल्स कितने थे? इधर पार्टिकल थे एवोगाड्रो नंबर, Na मीन एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर, और इधर पार्टिकल्स कितने हो गए? 2Na एवोगाड्रो। हालांकि आपने ये भी 1 मोल लिया था, ये भी 1 मोल लिया था, ये भी सॉल्यूशन 1 मोलर है, ये भी सॉल्यूशन 1 मोलर है, लेकिन हमने क्या कहा, अगर आप इसका डेल्टा टीबी ले, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, वो स्टूडेंट इतना नहीं आता। ये डेल्टा टीबी आता है जब आपके पास 1 मोलर सॉल्यूशन हो, जब आपके पास ये तीनों कंडीशन फुलफिल्ड हो रही हो। अब डेल्टा टीबी लेंगे तो वो रफली जो है वो 1.04 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। इसका डबल आ गया। क्यों डबल आया? क्योंकि इधर एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इधर डबल हो गया उसका। जब एवोगाड्रो नंबर का डबल हो गया तो ये वैल्यू भी क्या हो गई? डबल हो गई। इसका मतलब है इस केस में डेल्टा टीबी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि NaCl डालने से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज नहीं हुआ, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज नहीं हुआ है, लेकिन इस फार्मूला के मुताबिक नहीं, उससे ज्यादा हुआ। अगर सोडियम क्लोराइड इसमें जाके डिसोसिएट ना होता, आयोनाइज ना होता, तो फिर इसकी डेल्टा टीबी की वैल्यू भी इतनी हो। इसके बरक्स अगर आप सोडियम क्लोराइड के बजाय कैल्शियम क्लोराइड का 1 मोल लें तो कैल्शियम क्लोराइड आयोनाइज होगा, कैल्शियम आयन और 2 क्लोराइड आयन, आई मीन एक कैल्शियम क्लोराइड से टोटल 3 आयन्स बनते हैं। और अगर मैं एवोगाड्रो नंबर ऑफ कैल्शियम आयन लूं तो यू विल हैव 3 into Avogadro number of ions in the solution. In this case, the delta TB will increases thrice, 3 times. अब फिर हम इसमें चेंज क्या लाते हैं? ऊपर वाली इक्वेशन में चेंज क्या है? चेंज वेरी सिंपल। आप यू कर लो ना, आप कर लो जी डेल्टा टीबी दैट इज इक्वल टू I इंटू KB इंटू मोलैलिटी। What is I? I है नंबर ऑफ आयंस पर फॉर्मूला
unit. In case of sodium chloride, the value of I is 2. In case of calcium chloride, the value of I is equal to 3. तो जब वैल्यू पुट करेंगे फिर आपके पास ये डेल्टा टीबी की वैल्यू आती है। स्टूडेंट, ये हमारे पास था नेसेसरी कंडीशन टू स्टडी द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने कलेक्टिव प्रॉपर्टीज, इसका कुछ इब्तदाई बातें पढ़ी, कंसेप्चुअल है, इनको समझना है आपने। इंशाल्लाह नेक्स्ट 3 लेक्चर्स में हम कलेक्टिव प्रॉपर्टीज का बाकी मामला जो है उसको भी हम स्टडी करेंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।